नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मेरा मध्य प्रदेश में प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। दमोह में काउंटिंग होना है, 2 तारीख को नतीजे आने और इसके लिए जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है। दमोह कलेक्टर को हाईकोर्ट का यह आदेश है कि 2 मई को मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करवाया जाए। मतगणना स्थल पर भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, काउंटिंग टेबल्स के पास भीड़ नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को विजय जुलूस नहीं निकालने दें। तो ये निर्देश हैं जबलपुर हाईकोर्ट के। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में। जी विजेंद्र, बताएं। जी हाँ पुनीत, बताना चाहूंगा कि जबलपुर के 2 अधिवक्ता पीसी पालीवाल और उमेश त्रिवेदी की ओर से एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में दायर की गई थी और इसमें कहा गया था कि जिस तरह से एक तरफ मध्य प्रदेश के दमोह में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहीं साथ ही साथ देश के 5 राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान जो राजनीतिक दलों और स्टार प्रचारकों के द्वारा, नेताओं के द्वारा जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है उसमें कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। और पिटीशन में ऐसा कहा गया था कि इस मामले पर हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए और साथ ही साथ ऐसे निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि ये तमाम जो राजनीतिक दल या नेता है वो कोविड गाइडलाइन का पालन करें। इस मामले पर पहले हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था, केंद्र और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा था। आज निर्वाचन आयोग की ओर से ये कहा गया कि जहां तक 5 राज्यों के चुनाव की बात है वहां पर जुरिडिक्शन जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नहीं है, लिहाजा हाईकोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। क्योंकि पिटिशनर का ऐसा कहना था कि वहां 5 राज्यों में भी चुनाव प्रचार करने जो है वो मध्य प्रदेश के नेता आ जा रहे हैं, ऐसे में ये चीजें इंटरकनेक्ट दोनों को करती हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने अपना जो फैसला था वो आज सुनाया है और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि 5 राज्यों के जो चुनाव है वहां जो प्रचार हो रहा है उसमें वो क्षेत्राधिकार से बाहर होने की वजह से दखल नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक दमोह उपचुनाव की बात है उस पर विस्तृत दिशा निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज सुनाए हैं राज्य सरकार को, राज्य निर्वाचन आयोग को और साथ ही साथ दमोह कलेक्टर को ये आदेश है कि वो किसी भी तरह ये सुनिश्चित करें कि कोविड गाइडलाइन का अक्षरशः पालन जो है दमोह उपचुनाव में हो। और हाईकोर्ट के संज्ञान में जिस तरह से ये आया है कि 2 मई को मतगणना होनी है, लिहाजा ये आदेश दिए गए हैं कि मतगणना के जो केंद्र हैं, जो काउंटिंग टेबल्स हैं, वहां पर कतई भीड़ जमा ना होने दें और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक दल या नेता या प्रत्याशी किसी भी तरह से विजय जुलूस या रैली ना निकाल सके, भले वो पैदल रैली हो या कि वाहनों के जरिए रैली हो। तो इस तरह से 2 मई को जब उपचुनाव का परिणाम सामने आएगा तब कोविड गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करने का निर्देश जबलपुर हाईकोर्ट ने आज अपने फैसले में दिया है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर जो मांग की गई थी उस पर दखल देने से हाईकोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके क्षेत्राधिकार से वो बाहर का मामला है। पुनीत, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दमोह काउंटिंग को लेकर साफ तौर पर हाईकोर्ट का निर्देश है, 2 मई को कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना पड़ेगा। दूसरा, कोई विजय जुलूस नहीं होगा। तीसरा, मतगणना स्थल पर अंदर टेबल पर जहां काउंटिंग चल रही होगी वहां पर भीड़ जमा ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश सरकार का दावा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुरैना, कटनी में ऑक्सीजन न मिलने पर कांग्रेस अब आरोप लगा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा कि मध्य प्रदेश के मुरैना, कटनी में अब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की दुखद मौत। सवाल उठाया इस पर, आखिर ऑक्सीजन की कमी से प्रदेश में मौतें कब थमेंगी? कब ये निष्ठुर सरकार और जिम्मेदार नींद से जागेंगे? कब सरकार इन पीड़ित परिवारों की सुध लेगी? कब ऑक्सीजन की कमी से अभी तक हुई सारी घटनाओं की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा होगी? सरकार के नाकारापन और लापरवाही के कारण हो रही इन घटनाओं की कब मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेकर प्रदेश की जनता से माफी मांगेंगे? तो ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इसे लेकर मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछे हैं। उधर इंदौर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। इंजेक्शन और ऑक्सीजन को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। इस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जुबानी हमला बोला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह के वैक्सीन लगवाने को लेकर भी सवाल उठाए। बंगाल चुनाव के नतीजे पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। के परिवारों के वैक्सीनेशन के लिए आज की बैठक में हमने तय किया है। तो इंदौर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के सवालों, कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया है। कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
निकाल के पूछ रहा है। माननीय सोनिया जी, माननीय राहुल जी, इनकी आपने फोटो देखी वैक्सीन लगवाते हुए थे? दिग्विजय सिंह जी की, अरे ये फोटो ही डलवा दो। वैक्सीन आई उस दिन से इन लोगों ने विरोध किया। पानी है, किसी ने सुअर कहा, किसी ने भाजपा की वैक्सीन कहा। ये क्या तरीका था? क्या ये विरोध? राजनीति जब करना हो कमलनाथ जी तब राजनीति करते। अभी 1.5 साल पहले राजनीति का अवसर था ना मध्य प्रदेश में, करना चाहिए थी। किसने रोका था? वैक्सीन पर राजनीति क्यों? हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक तरफ ताबड़तोड़ सरकार के प्रयास, दूसरी तरफ विपक्ष का उतनी ही तेजी से तीखा हमला। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासत इस समय भी गरमाई हुई अपनी, तो लिहाजा अगर बात करें तो जो सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए गए थे उनका जवाब जो है वो प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज इंदौर के अंदर दिया है। बात जो उठ रही थी मध्य प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति राजनीतिक दलों के लोग क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, लिहाजा कांग्रेस के ऊपर पलटवार जो नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर कांग्रेस के जो विधायक और सांसद है उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। शुरुआत में जब वैक्सीन का विरोध कांग्रेस करती थी उस बात का हवाला यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जो मदद का जो आश्वासन दिया था उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं कि कलेक्टर के पास में किसी भी नेता का चेक नहीं पहुंचा है, केवल मीडिया के माध्यम से इस तरीके की बातें कही जा रही है। लिहाजा कांग्रेस को इस संकट की घड़ी में मदद करनी चाहिए और कांग्रेस के नेताओं के, खासकर अगर बात करें कांग्रेस के सीनियर नेताओं को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने पूरा प्रयास किया है, जहां पर सरकार के ऊपर सवाल उठाने वाले जो कांग्रेस के नेता थे अब वो अब इस समय आपदा की घड़ी में किस तरीके से जनता की मदद कर रहे हैं, ये भी एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है। लिहाजा कहना होगा कि तुरंत आरोप प्रत्यारोप इस दौर में भी जारी है, जबकि इस समय संकट का समय है। लिहाजा होना यह चाहिए था कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय अगर सभी जनप्रतिनिधि आगे बढ़कर सामने निकल कर आते तो जनता की बेहतर मदद होती। पर लेकिन इस समय जो सियासत का दौर है निश्चित तौर पर इसको कहा जा सकता है कि काफी दुखदायी है। पर लेकिन जो आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे आज इनका जवाब प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने इंदौर दौरे के दौरान दिया। सुनिए। और शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी सुधीर हमको बता रहे थे कि सरकार की तरफ से गृह मंत्री ने जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष लगातार ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा इस बीच 5,25,000 पहुंच चुका है। इनमें 2,24,000 से ज्यादा संक्रमित केवल अप्रैल के महीने में ही बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात यह कि पॉजिटिविटी की दर 25% तक पहुंच गई थी, अब घटकर 22.6% तक आई है। मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने IBS 24 पर यह दावा किया कि जल्दी संक्रमण की चेन को तोड़ेंगे। प्रभुराम चौधरी ने यह भी बताया कि फिलहाल ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। प्रदेश के 6 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट ने ऑक्सीजन सप्लाई शुरू भी कर दी है। जल्दी प्रदेश के हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देंगे। जो पॉजिटिविटी थी वो भी काफी कुछ कम हुई है। पहले 23, 24, 25 थी, फिर 24 हुई, फिर 23 हुई, आज हम 22.47 के आसपास है। तो ये राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्रीय मंत्रियों से, हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जहां से प्लांट आ रहे हैं से ऑक्सीजन आ रही है वहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को इंदौर में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। मंत्री मिश्रा ने कई बड़ी घोषणाएं की। कहा कि प्रदेश में कोरोना आपदा के दौरान ड्यूटी करते हुए शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार को सरकार 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अनुकंपा नियुक्ति देगी। इसके अलावा पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फंड से सरकारी सहायता के तौर पर 1 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के संकट को देखते हुए सरकार ने प्रदेश की जेलों में बंदियों को 60 दिन की पैरोल देने का निर्णय किया है। इसके मद्देनजर 4500 बंदी पैरोल पर रिहा किए जाएंगे। 50 लाख रुपया कोरोना योद्धा जो शहीद होगा हमारा पुलिस वाला, उसके लिए उस योजना को पुनः 2 मास के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह से पुलिस सेंट्रल वेलफेयर से 1 लाख रुपया उसको तात्कालिक सहायता के रूप में भी हमारे पुलिस वालों को दिया जाएगा। 4,500
हमारे जो दंडित बंदी हैं अब वो जेल से रिहा किए जाएंगे और पुनः 60 दिन की पैरोल पर अपने अपने घर जाएंगे। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में अचानक से ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे मरीजों की तड़प तड़प कर मौत होने लगी। परिजन उनको बचाने में लगे रहे, लेकिन 3 मरीजों ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक का यह दावा है कि कम से कम 5 मरीजों की जान ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से गई है। अस्पताल प्रबंधन ने 2 की मौत को स्वीकार किया। कुछ ही दिन पहले की बात है, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 3 मौतें हुई थी। मृतकों के परिजनों का आक्रोश देखते हुए डॉक्टर अस्पताल छोड़कर भाग गए। कमला राजा अस्पताल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ते देख पुलिस को वहां जाना पड़ा। अस्पताल की 3री मंजिल पर ये हालात हैं कि बिलखते हुए परिजन ही नजर आते हैं। सोमवार शाम को ग्वालियर कलेक्टर ने जिले में हालात कंट्रोल में होने और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा का दावा किया, लेकिन हालात क्या हैं ये तस्वीरें खुद बताती। आज ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 लोगों की बहुत दर्दनाक मृत्यु हो गई है। ये बहुत संकट का समय है। मेहरबानी करके गुटबाजी छोड़ दो और इस ग्वालियर के एक एक व्यक्ति की सांसों को बचा लो। आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्वालियर सिसक रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। कृपया करके मेहरबानी करके ग्वालियर पर ध्यान दें। ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखने का पूरा प्रयास किया है और करते रहे हैं। सुबह टैंकर आया, उस टैंकर को हमने 3 जगह बांटा है जहाँ जहाँ मरीज भर्ती हैं। अब कमला राजा में कुछ एक आध कोई सीरियस मरीज हुआ होगा तो उसके चक्कर में कुछ अटेंडर्स ने वहाँ वो हंगामा शुरू कर दिया। जब कुछ लोगों ने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ मारपीट करना शुरू की तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए। अल्टीमेटली फिर हमने आके उनको समझाया। मध्य प्रदेश सरकार बीना में डीआरडीओ के सहयोग से 1000 बिस्तरों का अस्थायी कोविड केयर सेंटर बना रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ साथ भोपाल एयरपोर्ट से कम दूरी और रेलवे जंक्शन होने के लिहाज से बीना इसके लिए उपयुक्त जगह पाई गई। यहां अस्पताल बन रहा है, उस जगह का मुख्यमंत्री ने आज दौरा किया। सागर कलेक्टर ने मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया। निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की एक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि बीना की तेल रिफाइनरी में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन उसका परिवहन मुमकिन ना होता, इसीलिए यहीं पर 1000 बिस्तरों का अस्थायी कोविड केयर अस्पताल बनाने का फैसला हुआ। व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बीना रिफाइनरी के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है और इसलिए हमने ये विचार किया कि अगर यहाँ ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन ऐसी है जिसको सिलेंडर में भर के दूसरे अस्पताल में हम सप्लाई नहीं कर सकते, और इसलिए हमने ये विचार बनाया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं हम अस्पताल बना दें। तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी में लिखा कि राज्यसभा सांसदों की सांसद निधि को फिर जारी करें। दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी में बताया कि कोरोना महामारी के चलते 2020 में 2 साल के लिए सांसद निधि को स्थगित कर दिया गया था, जबकि सांसदों को कोरोना मरीजों की मदद के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत अपनी सांसद निधि की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर सांसद निधि मिलती तो सांसद अपने क्षेत्रों में कोविड मरीजों के लिए टेस्टिंग, दवा खरीदी, सीटी स्कैन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर जैसे तमाम सामग्रियों को उपलब्ध करा सकते। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार किल्लत के बीच में राहत भरी खबर है। दमन से 50 रेमडेसिविर बॉक्स भोपाल पहुंचे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रदेश के दूसरे जिलों में आपूर्ति हो रही है। विशेष विमान से ग्वालियर चंबल संभाग के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन के 27 बॉक्सेस भेजे गए हैं। विमानतल पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के 27 डब्बे रिसीव किए। ग्वालियर जिले के अस्पतालों में भर्ती मरीजों को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है। दूसरी तरफ सरकारी इंतजाम नाकाफी हैं। आने वाला वक्त मुश्किलों भरा हो सकता है। प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केसेस की संख्या 1.5 लाख के आसपास हो सकती है। प्रदेश सरकार ऑक्सीजन सप्लाई और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पूर्ति करने में जुटी है। इस समय प्रदेश में कुल ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बिस्तरों की संख्या 23,326 है, जिनमें से केवल 3,591 और बिस्तर खाली हैं। आईसीयू बेड की संख्या 9,430 है, जिनमें 539 ही खाली हैं।
महीने के अंत तक करीब 92,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत प्रदेश को होगी। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिहाज से देखें तो प्रदेश को 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है, लेकिन अनुमान के मुताबिक महीने के आखिर तक 750 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रफ्तार देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय इसकी गति काफी धीमी है। बालाघाट के लांजी सिविल अस्पताल में नगर परिषद सीएमओ देवेंद्र मस्कोले की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सिरे गांव के रहने वाले विजय कालबेले के बड़े पिताजी हरिश्चंद्र अस्पताल में एडमिट किए गए। उनके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पिता का शव मांगने पर सीएमओ ने मृतक के परिवार के लोगों को कोविड नियमों का हवाला देकर शव देने से इनकार कर दिया, लेकिन परिजन नहीं माने और कोविड रिपोर्ट मांगने पर अड़े रहे। इसी दौरान सीएमओ ने मृतक के परिजन को गालियां दी और जमकर मारपीट करने लग गए। जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान लांजी पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन सब मूक दर्शक बने देखते रहे। इस घटना को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश भटेले ने कड़ी निंदा की है। लांजी अस्पताल में घटी घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से मृतक के परिजनों के साथ मारपीट करना बेहद ही अफसोसजनक विषय। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और जिस अधिकारी के द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है, ऐसे अधिकारी के खिलाफ निश्चित रूप से शासन प्रशासन के माध्यम से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। संक्रमण के बीच में आज देश भर में हनुमान जयंती का त्यौहार मन रहा है। हर बार की तरह अब की बार किसी भी तरह का कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में हनुमान मंदिरों में सुबह से पुजारी पूजा पाठ कर रहे हैं, मगर लॉकडाउन होने की वजह से भक्त मंदिर परिसरों में नहीं हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की दिखा रहे हैं। सुबह से ही पूजा पाठ का क्रम शुरू हुआ। मंदिरों में कोविड गाइडलाइन के तहत श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं मिली, सिर्फ पुजारियों ने पूजन किया। इंदौर में भी प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर, जो कि 132 साल पुराना है, वहां हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। जबलपुर की तीसरी तस्वीर, जहां मंदिर में हनुमान जी को मास्क पहनाकर एक संदेश भी दिया गया। भक्त अपने प्रभु से मिल रहे संदेश से प्रभावित हुए। चौथी तस्वीर सीहोर की 11 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा को देखने दूर दूर से लोग आते रहे हैं। संक्रमण की वजह से शहर में सख्ती है, लेकिन दूर से भक्तों ने भगवान के दर्शन किए हैं। धार के नौगांव में किले के अंदर प्राचीन बाल हनुमान मंदिर का पूजन भी दिखाई पड़ा। यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना मुक्ति को लेकर भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।